हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ANTS सॉल्यूशन सीरीज। मेरा नाम है धैर्य सारस्वत एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं PT1 के फिजिक्स के सॉल्यूशंस। सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्मॉल डिस्टेंसेस। देखिए, जब भी प्रिसिशन का क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं वो इस बात के बारे में पूछना चाह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट मींस आप कम से कम डिस्टेंस क्या मेजर कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं और उनके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई। जैसे फर्स्ट में दिया गया है अ स्क्रू गेज विद पिच 1 mm एंड 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो स्क्रू गेज का हमें लीस्ट काउंट पता है। लीस्ट काउंट फॉर स्क्रू गेज कम्स आउट टू बी जितना पिच आया है उसका अपॉन जितना नंबर ऑफ डिविजन्स है ऑन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सो इस हिसाब से अगर हम फर्स्ट ऑप्शन का देखेंगे तो 1 mm अपॉन 50 कम्स आउट टू बी और लीस्ट काउंट। उसी तरह अगर आप सेकेंड पार्ट का देखेंगे, सेकेंड पार्ट का लीस्ट काउंट बन के आएगा 1 mm अपॉन 100 डिविजन्स। तो इन दोनों में से तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका लीस्ट काउंट कम निकल के आ रहा है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर्स की अगर बात करें तो वर्नियर कांस्टेंट का मतलब ही सिर्फ ये होता है कि वो लीस्ट काउंट की बात कर रहा है। लीस्ट काउंट हमें दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर्स। तो अगर हम इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.001 mm और 0.001 सेंटीमीटर्स। वर्नियर कांस्टेंट की अगर बात करें तो ये 0.01 सेंटीमीटर्स है और लास्ट वाला जो है ये 0.005 सेंटीमीटर्स है। तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ 16 grams of helium and 16 grams of oxygen. The ratio of Cp upon Cv of the mixture is। तो देखिए, आपको दो गैसेस दी गई हैं, एक दी गई है हीलियम गैस, दूसरी दी गई है ऑक्सीजन गैस। अगर दोनों के आप नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो हीलियम का एटॉमिक मास निकल के आता है 4 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, अब ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप लेंगे 32। ज्यादातर बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं, इसका आप खासकर ध्यान रखें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम दिस इज इक्वल्स टू 4 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो 16/32 दैट कम्स आउट टू बी 0.5 मोल्स। अब अगर आप हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम इज अ मोनोटॉमिक गैस एंड ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस। तो हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगी दिस विल बी इक्वल टू 3 एंड ऑक्सीजन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 5। ऑक्सीजन के पास में 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा होंगे, हीलियम के पास में 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। नाउ अगर Cp की बात करी जाए, Cp ऑफ हीलियम, तो Cp का हमारे पास में फॉर्मूला होता है F/2 + 1 × R, जिसमें F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो F/2 + 1 3/2 + 1 दैट कम्स आउट टू बी 5/2R एंड Cp ऑफ ऑक्सीजन दिस विल कम आउट टू बी 5/2 + 1 दैट इज 7/2R। सिमिलरली Cv ऑफ हीलियम, Cv ऑफ हीलियम आपके पास में आएगा 3/2R। Cv ऑफ ऑक्सीजन ये आपके पास में आएगा 5/2R। Cv का फॉर्मूला आपके पास में आता है F/2। नाउ मिक्सचर की अगर बात करी जाए तो Cp/Cv बेसिकली ये गामा की बात कर रहा है। कभी आपसे गामा मिक्सचर भी पूछा जाए तो भी आप Cp/Cv से ही निकालेंगे, N1 गामा 1 वाले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे। Cp मिक्सचर, अब Cp मिक्सचर के लिए आपको फॉर्मूला पता है, दिस इज N1 Cp1 + N2 Cp2 अपॉन N1 + N2। इसमें अगर आप वैल्यूज रखेंगे तो N1 इज 4 मोल्स इनटू Cp1 इज 5/2R प्लस N2 इज 0.5 मोल्स इनटू 7/2R अपॉन N1 + N2 इज टोटल 4.5 मोल्स। तो ये आपके पास में आएगा 4 × 5 दैट इज 20 प्लस 7 × 0.5, 7 × 0.5 इज 3.5 डिवाइडेड बाय 2 into R अपॉन 4.5। तो 20 + 3.5 आपके पास में हो गया 23.5 डिवाइडेड बाय 9 into R। ये आपके पास में आएगा Cp मिक्सचर। तो Cp मिक्सचर आपके पास में आ चुका है 23.5 R। Cv मिक्सचर की अगर आप बात करें तो Cv मिक्सचर के लिए भी आप सिमिलर फॉर्मूला लगाएंगे, N1 Cv1 + N2 Cv2। N1 Cv1, N1 है नंबर ऑफ मोल्स है 4 इनटू Cv1 दैट इज 3/2R प्लस
N2 है आपके पास में 0.5 मोल्स इंटू 5/2R अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 4.5। इसको अगर आप पूरे को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा 4 3 12, 12 एंड 2.5 दैट इज 14.5/9R। तो 14.5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू R। सो CP अपॉन CV आपके पास में आएगा 23.5। CP अपॉन CV ऑफ मिक्सचर ये आपके पास में आएगा 23.5 अपॉन 14.5। इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन आप यूज करते हुए इसको 150 अगर माने, इसको 240 अगर माने, लेकिन ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन काफी पास के हैं, तो आपको इसको कहीं ना कहीं पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 23.5 एंड 14.5 इसको राउंड ऑफ करने के हिसाब से मैं इसको 47 लिख रहा हूँ, 47 अपॉन 29। सो 47 अपॉन 29 ऐसा कुछ वैल्यू आएगी आपके पास में। 29 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी 1। नाउ दिस कम्स आउट टू बी रफली 18। सो 18 के हिसाब से 29 अपॉन 18 रफली जाएगा 6 टाइम्स एंड 1.6 से कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू ही आ रही है। 1.6 से कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है क्योंकि ऑप्शंस काफी पास के हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्क्रू गेज। जैसा हमने पहले बात करी, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो हमको स्क्रू गेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स एंड अ पिच ऑफ 0.5 mm। 0.5 mm का पिच है, इसका मतलब एक रोटेशन में वो 0.5 mm आगे बढ़ता है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, मेन स्केल रीडिंग इज 2। मेन स्केल की रीडिंग बताई गई है आपके पास में 2 है। अब स्क्रू गेज की जो रीडिंग होती है वो आपको पता है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग के बराबर होती है। सो टोटल रीडिंग जो बन के आएगी दिस विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग यहां पर जो बन रही है दैट इज 2 का मतलब 2 इंटू पिच। तो 2 रोटेशन घूम चुका है, लेकिन एक रोटेशन में वो 0.5 mm आगे जाता है, तो टोटल वो गया है 1 mm आगे। दिस इज एमएम्स प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग में अब आपको रीडिंग बताई गई है कि दिस इज 25। तो 25 इंटू लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा 25 तो हो गई आपकी सर्कुलर स्केल की वैल्यू इंटू लीस्ट काउंट हो जाएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो 0.5 हो गया आपका पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स दैट इज 50। सो दिस विल कम आउट टू बी 100। ये आ जाएगा 1/4। दिस कम्स आउट टू बी 1 mm प्लस 1/4 mm। सो दिस इज 1.25 mm। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 1.25 mm। Coming to the next question, which of the following 5 physical parameters have the same dimensions? आपको 5 क्वांटिटीज दी गई हैं, 5 क्वांटिटीज में से किन किन पैरामीटर्स के सेम डायमेंशंस निकल के आएंगे? सो फर्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी का आपको पता है कि एनर्जी डेंसिटी सिंपली मीन्स जो भी एनर्जी आई पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन भी आपको पता है, एनर्जी का डायमेंशन आता है m1 L2 T-2। ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। per unit volume is L3, so this will come out to be m1 L-1 T-2। this will be the dimension of first quantity। अब सेकेंड क्वांटिटी अगर आप देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैक्यूम अपॉन मीडियम का रेशो होता है। तो रेशोज हमेशा जो भी होते हैं दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन आएगा नहीं, तो उसके लिए कैलकुलेट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर है एप्सिलॉन की बात करें, एप्सिलॉन आर जो आता है, तो आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स में फॉर्मूला याद हो तो एनर्जी डेंसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है du/dv इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू e²। यही आपकी एनर्जी डेंसिटी होती है। अब अगर एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन ये निकल के आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एप्सिलॉन नॉट का ये डायमेंशन तो नहीं निकल के आएगा, तो आप बिना कैलकुलेट करे भी इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का आपके पास फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस का जो डायमेंशन आता है वही प्रेशर का डायमेंशन आता है। स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अगेन इट इज अ रेशो। स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन निकल के आएगा दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया m1 L1 T-2
अपॉन एरिया, एरिया हो गया L2। सो दिस विल कम आउट टू बी m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ये दोनों डायमेंशन आप देखेंगे तो सेम आ रहे हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द ऑप्शन। तो एक आपका आंसर निकल के आएगा। आपको मैग्नेटिक फील्ड की अगर निकालने की जरूरत पड़े तो आप मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वगैरह, म्यू नॉट आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इस टाइप के फॉर्मूले आप उससे भी यूज करके निकाल सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में आपको उसकी जरूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन सेज आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा c into ct minus x where y and x are measured in meters, which of the following statements is true। अगर आपने आगे के चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, वेव्स वगैरह पढ़ रखी है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि किसकी इक्वेशन है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है ये भी, और इसके रिगार्डिंग आपसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमने एक चीज पढ़ी है कि जो भी साइन या कॉस या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसके अंदर की जो क्वांटिटी होती है वो ओवरऑल डायमेंशन लेस निकल के आनी चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ रखा है कि ct माइनस एक्स, जब भी दो ऐसी क्वांटिटीज को प्लस या माइनस किया जा रहा है तो सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक बात तो ऑब्वियस सी है कि ct और x का डायमेंशन सेम आएगा, और ct और x और लैम्डा का डायमेंशन भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि आप अगर इसका कुछ डायमेंशन बोल रहे हैं z, तो इसका डायमेंशन भी कुछ होना चाहिए z, और ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होने के लिए उसको आप z से डिवाइड करेंगे। z से डिवाइड करेंगे तो z माइनस z अपॉन z, दिस इंटायर क्वांटिटी विल कम आउट टू बी डायमेंशन लेस। ऐसा होने के लिए लैम्डा, ct और x तीनों का डायमेंशन सेम होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप ये देखें, अगर ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस बन चुकी है तो a एंड y, a और y अगर इक्वल है तो y और a का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन। Unit of lambda is same as that of x and a. Unit of lambda is same as that of x and a. अब क्वेश्चन हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि y और x का डायमेंशन सेम है। y और x का डायमेंशन अगर सेम है तो जो डायमेंशन x का वही डायमेंशन y का, वही डायमेंशन ct का, वही डायमेंशन लैम्डा का, और हमें ये भी पता लग गया है कि a और y का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वैसे भी अगर देखेंगे ये थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपको ठीक मिल गया। यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स, ये तो बात सही है, बट नॉट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये नॉट ऑफ ए वाला स्टेटमेंट के कारण यूनिट ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा। सी की 2 पाई बाय लैम्डा जैसी डायमेंशन नहीं है, सी टी की 2 पाई बाय लैम्डा जैसी डायमेंशन है, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। एंड यूनिट ऑफ सी टी माइनस एक्स इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा। ct माइनस एक्स का अगर डायमेंशन आप देखेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर नहीं है, वो सिर्फ लैम्डा के बराबर है, दैट इज नॉट इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो फिफ्थ का आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इन द रिलेशन p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा, p is pressure, z is distance, k is Boltzmann constant and theta is temperature. The dimensional formula of beta will be, तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें प्रेशर आपको बताया गया है इज अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा। अल्फा अपॉन बीटा, अब अगर आप ये देखें e जो है, e की पावर, जब भी एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो एक्सपोनेंट हमेशा कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए, कुछ ना कुछ नंबर आना चाहिए। इट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद अ डायमेंशन ऑफ एनीथिंग, तो दिस शुड कम आउट टू बी अ नंबर। अगर ये नंबर बन के आना है तो दिस क्वांटिटी शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये क्वांटिटी अगर डायमेंशनलेस है तो यहां से हम अल्फा की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा की डायमेंशन से आप ये कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी तो एक डायमेंशनलेस हो गई, क्योंकि समथिंग पावर समथिंग, एक नंबर की पावर आप कुछ नंबर रखेंगे तो ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी। तो दिस प्रेशर शुड बी इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। जो डायमेंशन प्रेशर का आएगा वही डायमेंशन अल्फा अपॉन बीटा का निकल के आएगा। हमें बीटा फाइंड करना है, तो बीटा विल कम आउट टू बी अल्फा अपॉन प्रेशर। बीटा विल कम आउट टू बी अल्फा अपॉन प्रेशर। अब अल्फा अगर मिल जाए तो हमें बीटा की एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अल्फा के लिए आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू जेड अपॉन के थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी m0 l0 t0, दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो अल्फा आपके पास निकल के आएगा के थीटा अपॉन जेड। के इंटू थीटा अगर आपको याद आ रहा हो तो एक जानी मानी क्वांटिटी है। अगर आपने मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हो तो एनर्जी एसोसिएटेड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कम्स आउट टू बी हाफ kBt।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस k इंटू टी या k इंटू थीटा को मैं एनर्जी के डायमेंशन के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 t माइनस 2 अपॉन z, z इज डिस्टेंस, सो दिस विल कम आउट टू बी L। तो ये आएगा m1 L1 t माइनस 2 के बराबर। ये डायमेंशन देखते ही आपकी आंखें फिर चमक जानी चाहिए, क्योंकि ये डायमेंशन अच्छी खासी आपकी जानी पहचानी है। दिस इज व्हाट इज दिस, कमेंट बॉक्स में बताइए। बीटा विल कम आउट टू बी अल्फा अपॉन पी। अल्फा का एक्सप्रेशन आपको पता है कि m1 L1 t माइनस 2 अपॉन प्रेशर इज अगेन फोर्स अपॉन एरिया इज m1 L1 t माइनस 2 अपॉन एरिया आ जाएगा L2। तो m1 L1 L2 m1 L1 t माइनस 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा L2, बाकी सब कुछ नहीं बचेगा। सो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दीज एक्सप्रेशंस। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ गिवन t टाइम इज x इक्वल्स टू u अपॉन k 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt। अगेन आपको पास e की पावर माइनस kt दे रखा है, माइनस kt, दिस शुड कम आउट टू बी अ डायमेंशनलेस नंबर बन के आना चाहिए। तो k और t का डायमेंशन इनवर्स में होना चाहिए। k इंटू टी शुड बी इक्वल टू नंबर m0 L0 t0 दैट इज 1। तो k का डायमेंशन निकल के आएगा 1 अपॉन t दैट इज t टू द पावर माइनस 1। k आपके पास में आया t टू द पावर माइनस 1, तो u अपॉन k, अब ये वाली पूरी टर्म तो नंबर बन रही है। x आपके पास में दे रखा है डिस्टेंस है, अगर x डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन शुड बी इक्वल टू u अपॉन k। k का डायमेंशन आपको दे रखा है कि t माइनस 1 है, x का डायमेंशन आपको पता है कि l आएगा, तो u निकल के आएगा l इंटू टी माइनस 1। L इंटू टी माइनस 1 आप वापस रख के देख सकते हैं, L से L बनना चाहिए, L से L बन रहा है। योर ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 8 इज a वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 साइन थीटा i कैप प्लस 1 अपॉन रूट 2 cos थीटा j कैप बी एनी वेक्टर, सो व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर n कैप इन द डायरेक्शन ऑफ a। यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जाता है फॉर एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस वेक्टर के डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर बन रहा है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारा यूनिट वेक्टर बनेगा, दिस इज नोन एज a कैप। तो a वेक्टर तो पूरा का पूरा आपको पता ही है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2 साइन थीटा i कैप प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा j कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा रूट ऑफ 1 बाय रूट 2 साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाय 2 को आप कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो दिस विल कम आउट टू बी 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 विल कैंसिल आउट, दिस विल कम आउट टू बी साइन थीटा i कैप प्लस कॉस थीटा j कैप। अगर आप ऑप्शन से भी डायरेक्टली जाते हैं तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के डायरेक्शन में या तो ये वेक्टर बन सकता था या ये वेक्टर बन सकता था, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 बाय रूट 2 निकल के आया है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन में से एक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। पहले वाले कैलिपर में और दूसरे वाले कैलिपर में डिफरेंस बताया गया है। नेक्स्ट, द वर्नियर कैलिपर ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। अब एक एक करके इंफॉर्मेशन को समझते जाइए। पहले उसने बताया कि मेन स्केल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, दोनों ही स्केल्स पर मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स। ध्यान दीजिएगा 10 इक्वल डिविजन्स, तो 1 मेन स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू, एक मेन स्केल डिवीजन जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 10। सो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 बाय 10 सेंटीमीटर। 1 बाय 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता लग गया कि ये लेंथ जो आ रही है दो डिविजन्स के बीच में दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। नाउ वर्नियर स्केल ऑफ कैलिपर 1 C1, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि 10 इक्वल डिविजन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर करिस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। इसी को ऐसे ही लिख दीजिए, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन।
और आपको एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है 0.1 सेंटीमीटर है, तो मैं इसे लिख सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू 0.9 सेंटीमीटर। सो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.9 सेंटीमीटर। इसको मैं V1 से रिप्रेजेंट करूंगा आगे, तो V1 विल कम आउट टू बी 0.09 सेंटीमीटर। V1 आपके पास में आ गया है 0.09 सेंटीमीटर। वन मेन स्केल डिवीजन था 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला भी आपको पता है, दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन इज कमिंग आउट टू बी 0.1 माइनस 0.09, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो आपको लीस्ट काउंट पता लग गया। एक बार लीस्ट काउंट पता लग गया तो रीडिंग निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सिंपली बस मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग को अच्छे से रीड करना है। तो रीडिंग आपकी बन के आएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग अगर आप देखें तो मेन स्केल की रीडिंग पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, जहां भी वर्नियर स्केल का 0 आ रहा है उससे जस्ट पीछे वाला डिवीजन क्या है मेन स्केल पर। तो वर्नियर स्केल का 0 यहां पर है, उससे जस्ट पहले वाला, तो 3 ये होगा 2.9, ये होगा 2.8। 2.8 कैसे, क्योंकि वन मेन स्केल डिवीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.1, तो 3 से आएगा 2.9, ये आएगा 2.8। सो 2.8 सेंटीमीटर इज कमिंग आउट टू बी योर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला पर्टिकुलर डिवीजन जो है ये कोइंसाइड कर रहा है, दिस इज 5, 6 एंड 7। तो 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। 7th डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रहा है तो दिस विल कम आउट टू बी 7 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपके पास में आया है 0.01 सेंटीमीटर। सो दिस रीडिंग कम्स आउट टू बी 2.8 plus 0.07, this will be 2.87 सेंटीमीटर्स। तो फर्स्ट वाले कैलिपर के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट कम्स द सेकंड कैलिपर। The vernier scale of the other caliper has 10 equal divisions that correspond to 11 main scale divisions. 10 equal division correspond to 11 main scale division। पहली बात तो वही है, वन मेन स्केल डिवीजन तो अभी भी आपके पास में कितना है 0.1 सेंटीमीटर, वो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। The vernier scale of other caliper C2 has 10 divisions, यानी 10 वर्नियर स्केल के डिविजन्स कोइंसाइड विद 11 मेन स्केल डिविजन्स। जनरली वर्नियर कैलिपर में ऐसा नहीं होता है, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो। अब इसके लिए आपको कैसे ट्रीट करना है ये देखते हैं। यहां से अगर आप निकालेंगे तो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। 11 मेन स्केल डिवीजन इज 1.1 सेंटीमीटर। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको मैं V2 लिख रहा हूं, V2 comes out to be 1.1 divided by 10, that is 0.11 सेंटीमीटर्स। नाउ आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, लेकिन आप अगर ये करने जाएंगे तो आपके पास में लीस्ट काउंट निकल के आएगा माइनस ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। क्या लीस्ट काउंट नेगेटिव हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनरली लीस्ट काउंट नेगेटिव नहीं होता है। लीस्ट काउंट नेगेटिव होने का मतलब फिजिकली कुछ नहीं बनता है, ये मैथमेटिकली कुछ बन सकता है लेकिन फिजिकली लीस्ट काउंट नेगेटिव नहीं हो सकता। लीस्ट काउंट सिग्निफाई क्या करता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से मैं मिनिमम से मिनिमम क्या मेजर कर सकता हूं, कितनी लेंथ मेजर कर सकता हूं, एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो लीस्ट काउंट कैन नॉट बी नेगेटिव। अब हम अपना जनरल फॉर्मूला ये नहीं लगा सकते, इस फॉर्मूले को लगा के आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो अब करना क्या है? करना इसमें यह है कि आपने जो बेसिक पढ़ा था वर्नियर कैलिपर का याद कीजिए। बेसिक वर्नियर कैलिपर का क्या है? वर्नियर कैलिपर का फंडा सेज कि अगर आपके पास में एक लेंथ है ये, दूसरी लेंथ है आपके पास में ये, इनके बीच में डिवीजन मान लीजिए इसका लेंथ बताया गया है A और इसके बीच में आपकी लेंथ बताई गई है B। आपको ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो मिनिमम से मिनिमम आप इन दोनों को यूज करते हुए कितनी लेंथ मेजर कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर A और B दोनों में से मिनिमम तो ये है, लेकिन इसके अलावा आप ये वाली भी मेजर कर सकते हैं। ये वाली मेजर कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने इसको बोला C, तो A माइनस B, जो भी बड़ी लेंथ है माइनस छोटी लेंथ है, दिस विल कम आउट टू बी योर लीस्ट काउंट। तो बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ को माइनस कर दीजिए, आपके पास में ये वैल्यू निकल के आएगी। सेम फंडा यूज करते हुए आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अगर आप मेन स्केल की रीडिंग फिर से देखें तो फिर से मेन स्केल की रीडिंग तो बन के आ रही है 2.8।
नाउ 2.8 के आगे अगर आप चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेन स्केल पर 8th डिवीजन मीट होता है। मेन स्केल पर 8th डिवीजन अगर मीट हो रहा है तो इसका मतलब 2.8 ये रहा आपका, और इसके आगे मेन स्केल पर आपकी रीडिंग 0.8 और ऐड होके आई है, दैट इज 3.6। तो ये पूरा डिस्टेंस जो आ रहा है आपके पास में, ये 0.8 सेंटीमीटर आ रहा है। मैं डिस्टेंस कौन सा बात कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये जो कोइंसाइड किया ये वाला, इन दोनों के बीच में अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गई आपके पास में 0.8, क्योंकि मेन स्केल का लीस्ट काउंट भी था 0.1, तो 0.1 इंटू 8 इज 0.8 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल पर अगर आप वापस आए, वर्नियर स्केल का 0 ये रहा, 0 से 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 1 2 3 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 5 6 एंड 7 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। 7th डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रहा है तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना था, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट अगर आपको याद आ रहा हो, सिर्फ वर्नियर डिवीजन्स की अगर आप बात करें, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दिस वाज कमिंग आउट टू बी 0.11 सेंटीमीटर। तो 0.11 सेंटीमीटर इनटू दीज 7 डिविजन्स, क्या ये मुझे लेंथ दे देगा, क्या ये मुझे लेंथ दे देगा बताइए? ये मुझे लेंथ दे देगा यहां से लेकर, 0 कुछ आगे था, वहां से लेकर यहां तक। तो दिस डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 0.77 सेंटीमीटर्स। तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस बचा, ये कितना बचा? तो आप बोलेंगे सर ये बड़ी वाली लेंथ है, इसको छोटे वाली लेंथ से माइनस कर दीजिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 0.8 सेंटीमीटर minus 0.77 centimeters, this will give you 0.03 centimeters। ये जो छोटी सी x लेंथ आ रही है, this x लेंथ इज 0.03 सेंटीमीटर्स। यहां तक तो मुझे लेंथ पहले ही पता थी, यहां तक तो मेन स्केल नहीं बता दी थी 2.8 है। उसके आगे ये जो छोटा सा डिवीजन आगे गया है, उस x की ही वैल्यू मुझे निकालनी थी, वो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 0.03। सो दिस कम्स आउट टू बी, टोटल रीडिंग जो आपकी बनेगी दैट इज 2.8 plus 0.03, that is 2.83 सेंटीमीटर्स। तो आप इसको लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे। क्या वही लॉजिक आप इसमें भी लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते थे। इसमें अगर लगा के मैं आपको बताऊं कि कैसे लगाना है। मेन स्केल रीडिंग आपकी आ रही थी एक डिवीजन की 0.1 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक डिवीजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। दिस इज योर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 5 6 एंड 7th डिवीजन यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप एक मेन स्केल की रीडिंग देखें, वर्नियर स्केल की रीडिंग देखें, तो दिस वाज कमिंग आउट टू बी 0.9 इनटू 7, तो 0.9 इंटू 7, दिस इज 0.63 सेंटीमीटर्स। ये तो हुई वर्नियर स्केल वाली की। और मेन स्केल रीडिंग की, मेन स्केल रीडिंग आपके पास निकल के आ रही थी 0.1 इंटू 7, 0.1 इंटू 7, दिस इज 0.7 सेंटीमीटर्स। इन दोनों का आप अगर माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.07 सेंटीमीटर्स। यानी ये जो छोटी सी लेंथ बन रही है, दिस इज 0.07 सेंटीमीटर्स। 0.07 अगर ये बन रही है तो आपकी टोटल रीडिंग आपकी बन जाएगी, सो योर टोटल रीडिंग विल बी 2.8 प्लस 0.07, दैट इज 2.87 सेंटीमीटर्स। तो आप वही लॉजिक से इसको भी सॉल्व कर सकते थे बिना फॉर्मूला वगैरह यूज करे। आपको लॉजिक अगर पता है तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बीट की नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। तो जब भी आपको वर्नियर स्केल बढ़ा दिया जाए मेन स्केल से, तब आपको इस टाइप का फंडा यूज करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 2.87 एंड 2.83, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑल्दो एडवांस का क्वेश्चन है, आई नो, बट एक बार अगर एडवांस में वो आ चुका है तो नाउ इट इज ओपन फॉर मेंस एग्जाम। अगर आप पिछले पैटर्न एनालिसिस करेंगे तो जब भी एक बार क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है तो कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल बाद में वो मेंस में भी आया है। सो नाउ इट इज ओपन फॉर मेंस ऑल्सो। इस कॉन्सेप्ट पर कभी भी मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। नेक्स्ट इज 2 वेक्टर्स आर गिवन, a I cap plus 2j cap plus 2k cap and b vector is this।
अनदर वेक्टर सी हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, बी जैसा मैग्नीट्यूड, तो पहले फटाफट बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। बी का मैग्नीट्यूड आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 36 प्लस 4 दैट इज 40, 40 प्लस 9 दैट इज 49, तो दैट इज रूट 49, रूट 49 इज 7, तो 7 यूनिट्स आपका बी का मैग्नीट्यूड आ चुका है। ए के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, अच्छा ए का मैग्नीट्यूड चाहिए नहीं, हमें डायरेक्शन ए का चाहिए। ए का डायरेक्शन आ रहा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, तो आपने पढ़ा होगा कि हमेशा डायरेक्शन जो है अगर सेम आ रहा है तो ये कोफिशिएंट्स का रेशो जो है दैट विल बी सेम, दैट विल बी सेम, तो आप दो ऑप्शंस तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर पाएंगे कि ये रेशो और ये रेशो तो कभी सेम नहीं आएगा, तो बी और सी तो एलिमिनेट ही हो गए। डी और ए ही ऑप्शंस बचते हैं। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड सेम आना, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, तो सी का मैग्नीट्यूड जो है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड अगर आप यहाँ से देखेंगे तो दिस इज 2 का स्क्वायर 8 एंड 1 9, तो दैट इज 3, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 9 के बराबर। अगर मैं ए वेक्टर को 9 से 3 के बराबर 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारे पास में 3, तो अब ये एक यूनिट वेक्टर बन गया है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब मैग्नीट्यूड भी आपको बी वाला चाहिए तो उसको बी वाले मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 7, so 7/3 I cap plus 2j cap plus 2k cap, this will be your answer, option number A. Again a relatively straightforward question. Question number 11. A cylinder of radius r is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r. The thermal conductivity of the material of the inner cylinder is K1 and that of outer cylinder is K2. Assuming no loss of heat, the effective thermal conductivity of the system for heat flowing along the length is important here, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम थोड़े शेप्स ड्रॉ करें तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दी गई है, ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है और ये आपको ऐसा कुछ दिया गया है। इसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस की अगर बात करें, इनर रेडियस और आउटर रेडियस कुछ डिफरेंट है। इनर अगर ऐसा कुछ सर्कल है तो ये एक अलग मटेरियल का सिलेंडर है और वो आउटर वाला एक अलग मटेरियल का सिलेंडर है। इनके रेडियस हमको बताए गए हैं। इनका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो दिस इज R1 और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो दिस इज R2। R2 की वैल्यू आपको बताई गई है, दिस इज इक्वल टू 2R। बाहर वाला मटेरियल जो है, बाहर वाला मटेरियल का आपको कंडक्टिविटी बताई गई है आउटर सिलेंडर की, दैट इज K2। इनर सिलेंडर की बताई गई है K1। अब लेंथ के अलोंग हीट बह रही है, लेंथ के अलोंग अगर हीट बह रही है तो अगर मैंने मान ली ये लेंथ L है तो करंट कुछ इस तरह से जा रहा होगा। थर्मल करंट यहाँ से कुछ जाएगा I1, यहाँ से कुछ जाएगा I2। इधर पर कुछ अगर हायर टेम्परेचर है, इधर पर अगर कुछ लोअर टेम्परेचर है तो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर डायरेक्शन। तो हायर टू लोअर अगर जा रही है तो करंट ऐसे जा रहा है। ये कॉम्बिनेशन कैसा है? दिस कॉम्बिनेशन इज अ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर डिफरेंस क्या सेम निकल के आ रहा है या डिफरेंट निकल के आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर इधर भी हायर टेम्परेचर है, इधर भी लोअर टेम्परेचर है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम निकल के आ रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप जानते हैं कि रेजिस्टेंसेस किस तरह से ऐड किए जाते हैं। जैसा आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं वैसा ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। थर्मल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो थर्मल रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ K इक्विवेलेंट। थर्मल रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी L/KA। L/KA अगर है तो उसके हिसाब से मैं इसका फॉर्मूला अगर लिखूं तो दिस विल कम आउट टू बी लेंथ। तो टोटल लेंथ हमने ली है L के बराबर, टोटल लेंथ इज L/KA, तो ये आएगा K इक्विवेलेंट इनटू एरिया। एरिया अब अगर इसे मुझे इक्विवेलेंट से सब्स्टिट्यूट करना है तो उस रॉड का एरिया और इसका एरिया दोनों सेम होना चाहिए। दोनों अगर सेम होना चाहिए तो ये निकल के आएगा पाई इंटू 2R का स्क्वायर, पाई इंटू 2R स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू 1/R1। 1/R1 फिर से लेंथ दोनों के लिए सेम है तो लेंथ निकल के आएगी L। एरिया आएगा अंदर वाले के लिए पाई R स्क्वायर के बराबर, प्लस सेकंड वाले के लिए रेजिस्टेंस निकल के आएगी। लेंथ तो वापस L के बराबर है, K
K इज K2 एरिया। बाहर वाले के लिए एरिया जब आप लिखेंगे तो बाहर वाले का एरिया बन जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर अपॉन माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर। सो दिस विल कम आउट टू बी पाई इंटू 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एरिया में अक्सर गड़बड़ होती है। सो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो पाई 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 विल कैंसिल आउट, एल 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 विल कैंसिल आउट। आपके पास में यहाँ से फॉर्मूला बन के आएगा K इक्विवेलेंट इंटू 4 इज इक्वल्स टू एल एल कैंसिल हो गया है, यहाँ पे आपके पास में आएगा आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, K1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज 3r स्क्वायर, से हो जाएगा 3K2। तो K इक्विवेलेंट आपके पास बन के आ रहा है K1 प्लस 3 टाइम्स K2 अपॉन 4। तो K1 प्लस 3K2 अपॉन 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखें तो आपको दिया गया है, अ ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा m एट टेम्परेचर 2000 केल्विन, इट्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट टेम्परेचर 3000 केल्विन विल बी। तो लैम्डा मैक्सिमम का आपको वीन्स लॉ से फॉर्मूला पता होगा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या लैम्डा कम्स आउट टू बी b/t, जिसमें b इज द वीन्स कांस्टेंट। तो लैम्डा आपको बताया गया है, लैम्डा m इज करस्पॉन्डिंग टू 2000, तो 3000 केल्विन पर कितना लैम्डा निकल के आएगा। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू T2/T1। तो दिस विल कम आउट टू बी 3000 केल्विन, T2 आ गया, टेम्परेचर 1 वाले का दिस इज 2000 केल्विन। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 दिस इज इक्वल्स टू 3/2। तो लैम्डा 2 आपके पास निकल के आएगा 2/3 टाइम्स लैम्डा 1, 2/3 टाइम्स लैम्डा 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो 12th का करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। Question 13. If the temperature of the sun were to be increased from T to 2T and its radius is increased from R to 2R, then the ratio of radiant energy received on Earth to what it was previously will be. कितनी एनर्जी अब अर्थ पर फॉल हो रही होगी वर्सेस पहले जितनी फॉल हो रही थी। तो अगर अर्थ पर आप रेडियंट एनर्जी फॉल होती हुई निकालेंगे तो E एनर्जी जो निकल के आएगी दिस विल बी इक्वल टू जितना इंटेंसिटी आ रही है इनटू एरिया ऑफ अर्थ, जितनी अर्थ के एरिया पर वो फॉल हो रही है, एंड दिस एरिया इज द प्रोजेक्टेड एरिया। ये ध्यान रखें, इंटेंसिटी का भी आपको पता है कि दिस इज पावर अपॉन एरिया ऑफ सन, ये दोनों चीजें सन के लिए, इनटू एरिया ऑफ अर्थ, एंड दिस एरिया इज द प्रोजेक्टेड एरिया। अब रेडियंट एनर्जी बोला गया है तो पावर आप निकालें चाहे एनर्जी निकालें सेम ही बात है, एनर्जी पर यूनिट टाइम विल बी और पावर। तो रेडियंट एनर्जी पर यूनिट टाइम की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैं पावर के टर्म्स में सारी चीजें कर रहा हूं। पावर का आपको फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला निकल के आता है E A सिग्मा T टू द पावर 4 अपॉन एरिया ऑफ सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस, इसको मैं ए सन लिख रहा हूं, एंड ए अर्थ, ऐसा कुछ बन के आएगा। अब अलग अलग सिनेरियोज में अगर देखें, क्या एरिया ऑफ सन, बेसिकली सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है, मान लीजिए ये रहा सन, ये रही अर्थ, R से 2R भी अगर ये हो जाएगा तो अर्थ के और सन के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है, अर्थ के और सन के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो इस रेडियस में, वैसे भी सेंटर से सेंटर अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस में, क्या ये डिस्टेंस में कुछ खास फर्क पड़ा? आप बोलेंगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एरिया ये वाला जो निकल के आएगा दिस विल बी 4πr²। इस एरिया में पावर बाहर जा रही होगी, तो उस एरिया के हिसाब से यहाँ पर जो इंटेंसिटी फॉल हो रही है या यहाँ पर जो पावर फॉल हो रही है वो आपको निकालनी है। इस रेडियस में कोई चेंज नहीं आया, इस रेडियस में कोई चेंज नहीं आया, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अर्थ के रेडियस में कोई चेंज नहीं आया तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आया है? चेंज आया है एरिया ऑफ सन में एंड टेम्परेचर ऑफ सन में। एरिया ऑफ सन R अगर डबल हुआ है तो एरिया 4 टाइम्स हुआ होगा, तो E इंटू एरिया इज नाउ 4 टाइम्स। और अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर पहले था T, बाद में टेम्परेचर हो गया है 2T, यानी कि अब डबल हो गया है टेम्परेचर। तो उसके हिसाब से अगर आप पावर लिखेंगे तो पावर फर्स्ट सिनेरियो में वर्सेस पावर सेकंड सिनेरियो में, एरिया और इसमें तो कोई चेंज आया नहीं तो वो तो कैंसिल हो गए, E और E सेम रहा होगा तो वो भी कैंसिल हो गए। लेकिन चलिए उसको लिख देते हैं, AS सिग्मा TS की पावर 4 अपॉन EAS सिग्मा TS की पावर 4। ये डिस्टेंस में चेंज नहीं आया तो ये एरिया सेम रहा होगा, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस में रेडियस में कोई चेंज नहीं आया तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। नया वाला जो एरिया आया है और नया वाला जो टेम्परेचर आया है उसकी वैल्यू आप फीड कर सकते हैं।
ई और ई कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिग्मा और सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएंगे। एरिया ऑफ सन आपके पास निकल के आ रहा था पहले 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं हम हमेशा, इंटू टी एस की पावर 4 अपॉन 4 पाई 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ ts, 2 टाइम्स ऑफ ts अब हो जाएगा 2 की पावर 4 दैट इज 16 टाइम्स ऑफ ts, 16 टाइम्स ऑफ ts की पावर 4, ts की पावर 4 ts की पावर 4 will cancel out, r square will cancel out, 4 pi will cancel out, this will come out to be 1/64। तो नई एनर्जी जो आ रही है उसका रेशो आ रहा है P1/P2 का 1:64। हमसे पूछा गया था पहले वाली अपॉन नई वाली का, सॉरी नई वाली अपॉन पुरानी वाली का, तो P2 अपॉन P1 यहाँ पर निकल जाएगा 64:1, 64:1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 13 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, the energy radiated per second per unit area by a black body maintained at T Kelvin is E. Choose the correct graph between log E and log T. एनर्जी का भी हमने फॉर्मूला देखा, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है, P आपके पास निकल के आएगा E A सिग्मा T की पावर 4। इंटेंसिटी में आप एरिया वाली टर्म हटा दें तो ये E इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 निकल के आएगा। ब्लैक बॉडी अगर है, ब्लैक बॉडी है तो E भी कितना हो जाएगा, E भी हो जाएगा 1। तो इंटेंसिटी इज कमिंग आउट टू बी सिग्मा टी टू द पावर 4। अब इसी का आपको रेशो निकालना है, इसको इन्होंने E से सब्स्टिट्यूट किया है तो E से रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। दोनों तरफ अगर आप लॉग लेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी लॉग E इज इक्वल्स टू लॉग सिग्मा प्लस 4 टाइम्स ऑफ लॉग टी। तो लॉग ई और लॉग टी अगर इसमें आप इक्वेशन देखें तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म बन रहा है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के आपके पास में दो ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रहे लॉग सिग्मा रहेगा। लॉग सिग्मा रहेगा तो कुछ ना कुछ इनिशियल कोऑर्डिनेट रहा होगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट या इंटरसेप्ट रहा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन डी for question number 14 is the correct answer. Question number 15. 3 discs A, B and C having radii 2 meter, 4 meter and 6 meter respectively are coated with carbon black on their outer surfaces. Carbon black मतलब roughly आप मान सकते हैं कि it is somewhat behaving like a black body. The wavelengths corresponding to maximum intensity are 300 nanometer, 400 nanometer and 500 nanometer. The power radiated by them आर QA, QB एंड QC रिस्पेक्टिवली। QA, QB और QC में से आपको कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा आ रहा है कौन कम आ रहा है। तो अब अगर आप QA देखेंगे पावर कितनी रेडिएट हो रही है तो पावर कुछ ना कुछ निकल के आएगी। अगेन EA सिग्मा टी टू द पावर 4, E तो कुछ है नहीं, वैसे भी सबका अगर रेशो ही हमको देखना है या हमें यही देखना है मैक्सिमम कौन है, तो E को आप 1 मान सकते हैं। एरिया निकल के आएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए उसने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन उसने इतना जरूर बता दिया है कि 300 नैनोमीटर के बराबर मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है। तो लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट बाय लैम्डा लिख सकता हूँ। b बाय लैम्डा अगर मैं लिखूंगा तो ये बन के आएगा b अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। अब आपको सबकी वैल्यूज पता है तो P1 निकल के आएगा, एरिया है इसका 4 और लैम्डा आपको दे रखा है 3, तो लैम्डा 4/3 की पावर 4 इंटू ये जो आगे की पूरी टर्म बनेगी पाई सिग्मा B की पावर 4, इसको मैं एक कांस्टेंट कुछ मान ले रहा हूँ कि, तो 4/3 की पावर 4 इंटू क्या आया। सिमिलरली P2 अगर आप देखेंगे तो एरिया बन के आएगा पाई इंटू 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 आ जाएगा ऊपर, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 अपॉन B बाय लैम्डा आपको दे रखा है 400 नैनोमीटर, तो हो जाएगा 1/400 रफली 1/4 की पावर 4 इंटू वही कांस्टेंट के डायमेंशनली वही कांस्टेंट बन रहा है। और P3 अगर आप देखें तो P3 में पाई इंटू 6 का स्क्वायर तो कोफिशिएंट बन जाएगा 36 अपॉन
1/500, 1/500 यहाँ पर बनेगा, तो 500 5 की पावर 4 यहाँ पर बाहर आएगा, 5 की पावर 4 यहाँ पर बाहर आएगा इनटू सम कांस्टेंट के। ये के सब बराबर बराबर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 100 की पावर 4 है, यहाँ पे भी 100 की पावर 4 है, यहाँ पे भी 100 की पावर 4 है, यहाँ पे भी सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, तो ये सारे के तो बराबर बराबर हैं। अब बस आपको इनके रेशोज देखने हैं, किसमें कौन सा रेशो सबसे बड़ा है। तो 4/3 की पावर 4, 4/3 की पावर 4 हो गया 4/81 इस टू 16/4 की पावर 4, 16/4 की पावर 4 हो जाएगा 16/256 इस टू 36/5 की पावर 4, तो 36/5 की पावर 4 25 हो जाएगा 625, ऐसा बनेगा। इसमें से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये 16 से 16 चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/16, 1/16। अब आप देखेंगे तो ये बन रहा है रफली 1/20 के आसपास, रफली 1/20। दिस इज रफली 1/16 एंड दिस इज रफली 36/625। तो 6 से अगर आप करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 6/10, और ये वैल्यू इन दोनों से तो बड़ी ही बन रही है, नीचे वाली वैल्यू जो बन रही है 36 से 2 टाइम से ज़्यादा ही जाएगा। तो वट एवर बी द वैल्यू, ये फैक्टर इन दोनों से तो बड़ा ही बन रहा है, तो 1/16 यही वैल्यू सबसे बड़ी बन रही है, 1/16 यही वैल्यू सबसे बड़ी बन रही है। ये आई थी हमारी P2, बी के लिए आई थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर? तो सिर्फ हमको रेशोज को कंपेयर करना आना चाहिए। आप बहुत ज्यादा इसके कैलकुलेशन में मत पड़ें कि 100 की पावर 4 को ले लें, सिग्मा को ले लें, वो आगे जाके कट ही जाएंगे। तो जब भी ऐसे रेशो प्रोपोर्शंस वाली चीजें आए तो आप रेशोज में ये ध्यान रखें क्या क्या चीज चेंज हो रही है, सिर्फ उन्हीं को कंपेयर करें, बाकी चीजों को कैलकुलेट ना करें। कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम देखें तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम increases the internal energy of the system by the same amount, decreases the internal energy of the system by the same amount, और both A and B, neither A और B। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम की अगर बात करें, वर्क डन ऑन द सिस्टम की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वर्क डन बाय द सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो इसका मतलब गैस ने कुछ ना कुछ वर्क किया है, गैस ने कुछ ना कुछ धक्का लगाया है। गैस ने अगर कुछ ना कुछ धक्का लगाया है तो पक्की बात है इसने अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करी होगी, क्योंकि वर्क डन अगर पॉजिटिव आ रहा है, वर्क डन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा यू मस्ट बी नेगेटिव। और अगर हीट वीट का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, जैसा कि हमको यहाँ पर दिख भी रहा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज बाय द सिस्टम, हीट के उसमें कोई बात नहीं करी गई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट डिक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय द सेम अमाउंट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप ये चीज बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन अ गिवन प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 and dq is coming out to be negative, then for the gas pressure इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि वर्क डन जो है, वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी 0। वर्क डन अगर 0 आ रहा है तो आप जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, क्योंकि वर्क डन आपके पास निकल के आता है इंटीग्रेशन पीडीवी। इंटीग्रेशन पीडीवी में डीवी अगर 0 है तो वर्क डन आपके पास 0 आएगा, डीवी 0 निकल के आएगा। अगर डीवी 0 है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम जो है दैट इज कांस्टेंट, यानी कि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस बनता हुआ दिख रहा है। अब dq हमें दे रखा है, dq इज नेगेटिव, dq नेगेटिव है, इसका मतलब सिस्टम से हीट दी गई है या सिस्टम से हीट निकाली गई है। तो आप बोलेंगे सर सिस्टम से हीट निकाली गई होगी क्योंकि फाइनल हीट कम निकल के आ रही है, तभी dq जो है नेगेटिव निकल के आएगा। dq इज q2 - q1, फाइनल हीट मस्ट बी लेसर देन द इनिशियल हीट। तो dq नेगेटिव आया है, dq अगर नेगेटिव आया है तो हीट सिस्टम से बाहर निकाली गई है। हीट सिस्टम से अगर बाहर निकाली गई है तो पक्की बात है टेम्परेचर dt जो है ये भी कम हुआ होगा, दिस मस्ट ऑल्सो बी नेगेटिव। वैसे भी हमको पता है कि dw आपका 0 आया है, dw 0 आया है तो dq जो आएगा, dq आता है dw प्लस du के बराबर। dw अगर 0 हुआ है तो dq मस्ट बी इक्वल टू du, dq मस्ट बी इक्वल टू du, मतलब अगर ये नेगेटिव है तो du भी नेगेटिव आया होगा। du भी अगर नेगेटिव आया है तो इसका मतलब पक्की बात है टेम्परेचर मस्ट हैव फॉलन। टेम्परेचर अगर गिरा है, लेकिन टेम्परेचर हमको बोल रखा है टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब प्रेशर की अगर बात करें, वॉल्यूम आई है कांस्टेंट,
वॉल्यूम अगर कांस्टेंट आई है तो PV इक्वल टू nRT से मैं ये बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहे होंगे, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रही होगी, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वैसे भी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आना चाहिए। टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ है तो प्रेशर भी क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। तो प्रेशर विल डिक्रीज, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, Cp and Cv denote specific heats of nitrogen per unit mass। जनरली हम जब Cp और Cv की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक हीट पर मोल की बात करते हैं। यहां पर हम जो देख रहे हैं दिस इज गिवन एज पर यूनिट मास। पर यूनिट मास अगर दिया गया है तो उसके हिसाब से थोड़ा रिलेशन चेंज होगा। अब Cp की अगर बात करी जाए फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए Cp निकल के आएगा 7/2R। लेकिन ये 7/2R कौन सी यूनिट में आता है, ये 7/2R निकल के आता है जूल पर मोल पर केल्विन। अभी हमें बोला गया है पर यूनिट मास में, पर यूनिट मास में, तो इसके मॉलिक्यूलर मास से मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास इज 28, तो Cp इज 7/2R/28। सिमिलरली Cv हमारे पास आता है 5/2R, लेकिन ये भी जूल पर मोल पर केल्विन में आता है। अगर पर यूनिट पर केजी में निकालना है तो मुझे इसे फिर से 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो Cp माइनस Cv अगर आप यहाँ से देखें, Cp माइनस Cv यहाँ से निकल के आएगा 7/2 माइनस 5/2 R/28 तो कॉमन ही है, तो 7/2 माइनस 5/2, 7/2 माइनस 5/2 यह हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R/28। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो जेई ने अलग अलग तरीके से अलग अलग सालों में क्वेश्चंस पूछे हैं। उन्होंने एक बार हीलियम और नाइट्रोजन को भी कंपेयर करने को दिया था क्वेश्चन, तो आप सेम अप्रोच से उसको आगे बढ़ सकते हैं। यूनिट्स का ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूनिट आपको जनरली जो क्लास में बताई जाती है 7/2R, दैट इज इन जूल पर मोल पर केल्विन। अब की बार वो पर मोल की बात नहीं कर रहा है, वो पर केजी की बात कर रहा है, तो आपको उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए केजी के या ग्राम में या यूनिट मास में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, आपको कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं। साइक्लिक प्रोसेस इज शोन ऑन द पीटी ग्राफ इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन फिगर शोज द सेम प्रोसेस ऑन अ VT डायग्राम। आपको दिया गया है PT डायग्राम, PT डायग्राम से आपको VT डायग्राम में कन्वर्ट करना है। एक एक करके कोई सा भी प्रोसेस पकड़ के स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। जैसे DA प्रोसेस आपको कैसा दिख रहा है? DA प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV शुड बी कांस्टेंट। अगर PV शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम मस्ट डिक्रीज, वॉल्यूम मस्ट डिक्रीज। तो DA प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, दिस इज फॉर DA प्रोसेस। अब अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो आप ग्राफ देखिए कौन कौन से में डिक्रीज हो रही है। D से A में वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन ए कैन बी एन आंसर। अभी अपन आंसर डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। D से A में वॉल्यूम कांस्टेंट रही है, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पीटी ग्राफ ही आ गया है, तो पीटी ग्राफ तो कोई सेंस बनता नहीं है, उसने बोला है VT ग्राफ के लिए। तो DA सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है। फिर भी इसको आप चेक जरूर करें एक और प्रोसेस के साथ। A से B जाते वक्त प्रेशर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक प्रोसेस में A से B जाने में आइसोबारिक प्रोसेस है। प्रेशर रहा कांस्टेंट, प्रेशर रहा अगर कांस्टेंट तो वॉल्यूम मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम ऑल्सो मस्ट इंक्रीज, वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। तो A से B जाने में वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। तो ऑप्शन ए इज कमिंग आउट टू बी द करेक्ट आंसर। आप इसको मार्क कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आप देखेंगे तो इन द फॉलोइंग PV डायग्राम 2 एडियाबैटिक्स cut 2 isothermals at temperatures T1 and T2. The value of VA upon VD will be। अब जिन लोगों ने कार्नोट साइकिल पढ़ी है उन्हें यह दिख गया होगा कि 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। तो A से B देखिए प्रोसेस में मार्क भी किया गया है, दिस इज T1 एंड D से C दिस इज अगेन मार्क्ड एज T2।
वैसे भी आप देख सकते हैं कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में से किसकी स्लोप ज्यादा निकल कर आती है। तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, और उसका आपको रेशो भी पता है, दिस मस्ट बी गामा टाइम्स दैट ऑफ आइसोथर्मल। तो इस प्रोसेस में अगर आप देखें, एक प्रोसेस आपको ये दिख रहा है, एक प्रोसेस आपको ये दिख रहा है, सेम पॉइंट पर आइसोथर्मल ऊपर आएगा, एडियाबैटिक इस पॉइंट पर नीचे आएगा, क्योंकि स्लोप ऐसी दे रखी है, इससे ऊपर डिफरेंट चीज हो रही होगी। नाउ आपको ये पता लग गया कि ए से बी प्रोसेस जो है और डी से सी प्रोसेस जो है, दीज आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। बाकी दोनों प्रोसेस जो है बी से सी वाला और ए से डी वाला, बी से सी और ए से डी, दीज आर एडियाबैटिक। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है, लेकिन नाम कहीं दिया नहीं गया, आपको प्रोसेस बता दिया गया है। प्रोसेस बता दिया गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको अगर बोल दिया गया है कि कार्नोट साइकिल अब जेईई के सिलेबस से हट गई है तो कार्नोट साइकिल पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। बिल्कुल पूछा जा सकता है, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, प्रोसेस बता दिया गया है, सॉल्व कीजिए। सो you should be familiar with these concepts. Now, two adiabatic cuts to isothermals, टेम्परेचर दिए गए हैं T1 and T2, VA over VD का रेशियो हमसे पूछा गया है। VA over VD, अब यहाँ पर अगर मैंने वॉल्यूम मान ली है VA है, यहाँ पर वॉल्यूम VD है, तो ये दोनों किस प्रोसेस पर लाई कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर AD वाला जो है वो एडियाबैटिक पर लाई कर रहा है। AD प्रोसेस में VA अपॉन VD, अब एक हो सकता है ऑप्शन आप PV की पावर गामा से कंपेयर करें, PV की पावर गामा से आप कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है? आपको इन्फॉर्मेशन है टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर इस कर्व पे और इस कर्व पे क्या रहा है? वो सेम रहा है, क्योंकि आइसोथर्मल है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर मैं कुछ रिलेशन लिखूं तो शायद मेरा आंसर कहीं कुछ बनता हुआ दिख रहा है। नाउ ए पर अगर आप बात करेंगे तो ए से डी के लिए, एक पर टेम्परेचर है T1, डी पर टेम्परेचर है T2। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा निकल के आता है? तो TV की पावर गामा-1 मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो टेम्परेचर एट ए वॉल्यूम एट ए की पावर गामा-1, दिस शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर एट डी एंड वॉल्यूम एट डी की पावर गामा-1। टेम्परेचर एट ए आपको बताया गया है T1, टेम्परेचर एट डी बताया गया है आपको T2। तो T1 T2 में आपको एक रिलेशन मिल गया। ऐसा ही T1 T2 में रिलेशन आपको B और C में भी मिल सकता है। B और C में अगर आप देखेंगे तो T1, क्योंकि B पर टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम एट B की पावर गामा-1 शुड बी इक्वल टू T2 वॉल्यूम एट C की पावर गामा-1। ये दोनों रेशियो सेम आने चाहिए। तो T1 T2 सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। T1 T2 कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास में आप लिख सकते हैं VA अपॉन VB इज इक्वल्स टू VD अपॉन VC। हमसे पूछा गया है रेशियो VA अपॉन VD का, तो VA अपॉन VD यहाँ से निकल के आ रहा है VB अपॉन VC के बराबर। सो VB अपॉन VC आपका ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में अगर आप देखें तो अ पीस ऑफ आइस with specific heat capacity 2100 joule per kg per degree Celsius and latent heat 3.36 into 10 to power 5 joule per kg of mass m ग्राम। अब मास आपको बताया गया है ग्राम में, लेकिन लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट आपको बताई गई है जूल और केजी में, तो इस बात का ध्यान रखें। इज एट -5 डिग्री सेल्सियस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, it is given 420 joules of heat so that the mix starts melting. Finally, when the ice water mixture is in equilibrium, it is found that 1 gram of ice has melted. Assuming there is no heat exchange in the process, the value of m in grams is m in grams। अब इसको n ग्राम लिखना जरूरी नहीं था, वैसे यहाँ पे भी लिख दिया था उसने, बट जस्ट फॉर क्लैरिटी आपके लिए n ग्राम डाल दिया गया है। तो कभी अगर यहाँ पर नहीं भी मिले तो आपको क्वेश्चन में वापस देखना जरूरी है। खैर, अभी अगर इसमें आप बात करें तो आपके पास में m ग्राम्स आइस थी, तो इसका टेम्परेचर आपको दे रखा है -5 डिग्री सेल्सियस। इसको आपने 420 जूल्स ऑफ हीट सप्लाई करी, 420 जूल्स आपने हीट सप्लाई करी, तो आपके पास में m-1 ग्राम्स ऑफ आइस ये तो बच गई, लेकिन 1 ग्राम ऑफ वाटर बचा है। m-1 ग्राम्स ऑफ आइस बची है, 1 ग्राम्स ऑफ वाटर बचा है, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर पक्की बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस रहा होगा।
0 डिग्री सेल्सियस अगर रहा होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस कॉमन टेम्परेचर बचा होगा। तो इसको कितना मास m रहा होगा जिससे ये ऐसा प्रोसेस हुआ है, ये आपको निकालना है। तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या करना पड़ा होगा, पहले आपको m मास आइस को -5 डिग्री सेल्सियस से m मास आइस 0 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट करना पड़ा होगा, और उसके बाद आपको 1 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट किया है, 1 ग्राम ऑफ आइस इज मेल्टेड, तो 1 ग्राम वाटर बना है प्लस m - 1 ग्राम ऑफ आइस वैसी की वैसी है, ये रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट देनी पड़ी, दैट इज इक्वल्स टू ms डेल्टा T प्लस यहाँ से यहाँ तक जो आपको हीट देनी पड़ी वो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देनी पड़ी होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, लेकिन कन्वर्जन कितने का हुआ है, दैट इज 1 ग्राम का। तो 1 ग्राम के हिसाब से आपको 1 ग्राम इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ा होगा, ये आपके पास में टोटल हीट निकल के आएगी। अब यूनिट्स का ध्यान रखते हुए बस आप ये सारी वैल्यूज को पुट कर दें। आपको स्पेसिफिक हीट दी गई है 2100 जूल पर केजी, तो आप m मास को भी केजी में पुट कीजिए, तो m इंटू 10⁻³ ये केजी बन गया, इंटू 2100 जूल पर केजी, और पर डिग्री सेल्सियस डेल्टा T आपके पास में आया है 5 के बराबर, डेल्टा T आया है आपके पास 5 प्लस 1 ग्राम। अब 1 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो गया 10⁻³ केजी, इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास में आया है 3.36 इंटू 10⁵, दिस इज इक्वल टू 420 जूल्स। ये भी टर्म आपकी जूल में बन रही है, ये भी टर्म आपकी जूल में बन रही है। तो 10⁻³ से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 2.1 इंटू 5, ये हो गया तो 10.5, 10⁻³ को मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, 10⁻³ से 10⁻² जाएगा तो ये हो जाएगा 336, तो 10.5 m प्लस 336, दिस शुड बी इक्वल टू 420। 420 को आप माइनस करेंगे 336 से, तो ये आएगा 184, तो m निकल के आएगा 10.5 m इज इक्वल्स टू 84, m निकल के आएगा 8 के बराबर, 10.5 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, एंड दिस इज योर आंसर। तो 8 ग्राम्स ऑफ आइस इनिशियली रही होगी। क्लियर? थोड़ा सा आपको बस यूनिट्स का ध्यान देने की जरूरत थी इसमें, बाकी नॉट सो डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 3 rods copper, brass and steel are welded together to form a Y-shaped structure. Area of cross section of each rod is 4 centimeter squares. End of copper rod is maintained at 100 degrees Celsius, whereas end of brass and steel are kept at 0 degree Celsius. ठीक है, देखिए आपको 3 rods दी गई हैं, 3 rods दी गई हैं, तो 3 rods को ऐसे Y स्ट्रक्चर में ऐड कर दीजिए। उसमें से एक को बताया गया है कॉपर, एक है ब्रास, एक है स्टील, तो ये हो गया कॉपर, ये हो गया ब्रास, ये हो गया स्टील। सबका एरिया बताया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड ऑफ कॉपर वाली को मेंटेन किया गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर, बाकी दोनों को मेंटेन किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेंथ्स ऑफ कॉपर, ब्रास एंड स्टील are 46, 13 and 12 centimeters respectively. The rods are thermally insulated from surroundings except at ends. यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सब जगह से इंसुलेटेड है। थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ कॉपर, ब्रास एंड स्टील आर गिवन एज 0.92, 0.26 एंड 0.12 CGS यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड, कॉपर के थ्रू आपको रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना है, बेसिकली थर्मल करंट थ्रू कॉपर आपको निकालना है। उसकी वैल्यू भी आपको दी गई है x/10 और यूनिट बताई गई है कैलोरी पर सेकेंड में। तो क्या कैलोरीज पर सेकेंड, हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है, हीट की ऐसा यूनिट निकल के आती है जूल्स के बराबर, और कैलोरीज पर सेकेंड वही उसकी CGS यूनिट है। ये भी आपको CGS यूनिट में ही दिया गया है, तो CGS यूनिट को CGS यूनिट में ही आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको कोई कन्वर्जन करने का खास दिक्कत नहीं आने वाली है। अक्सर यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये CGS यूनिट्स है तो इसको क्या करें, वो भी CGS में है, ये भी CGS में, कोई कन्वर्जन करने की आपको जरूरत ही नहीं। बस उसके बाद तो सिंपल सा किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो हीट आ रही होगी वही हीट जा रही होगी, जो हीट आ रही होगी वही हीट जा रही होगी। जंक्शन टेम्परेचर निकालने के लिए आप चाहें तो अपन ने जो क्लास में डिस्कस किया था कि जंक्शन टेम्परेचर को आप हाईएस्ट मान लें। ऑल्दो यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से कुछ करंट आ रहा होगा, यहाँ से कुछ करंट जा रहा होगा, बट फॉर सिंप्लिसिटी प्लस माइनस के झंझट में क्यों पढ़ना है, यहाँ से करंट कुछ ना कुछ जाता हुआ मान लें, यहाँ से करंट कुछ जाता हुआ मान लें, ये भी करंट जाता हुआ मान लें, ये भी करंट जाता हुआ मान लें। दिस इज I थ्रू कॉपर, I थ्रू ब्रास एंड I थ्रू स्टील। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों ही मैंने आउटगोइंग लिए हैं, तीनों ही आउटगोइंग लिए हैं, तो ये 0 निकल के आएगा। I1 हमारे पास में आएगा KA dt/dx। तो K फॉर कॉपर मुझे दिया गया है 0.92 इंटू एरिया है 4
के ए डी टी, डेल्टा टी ये हो जाएगा 100 माइनस टी अपॉन लेंथ। लेंथ आपको बताई गई है कॉपर की है 46 सेंटीमीटर्स, प्लस I2, I2 आपके पास निकल के आएगा, के आपको दे रखा है 0.26 इंटू एरिया आपको दे रखा है 4 इंटू, अच्छा ये हायर टेम्परेचर था तो ये T माइनस 100 आएगा, T माइनस 100 ये आएगा T माइनस 0 अपॉन लेंथ है 13 प्लस आपको दिया गया है 0.12 इंटू 4 इंटू T माइनस 0 अपॉन 12, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इस पूरे को आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.02, ये आएगा 0.02 और ये आएगा 0.01। 4 सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 कैंसिल हो गया, डेसिमल हटा दीजिए, तो ये इक्वेशन आपके पास में बन के आएगी 2t माइनस 200 प्लस 2t प्लस t, दिस शुड बी इक्वल टू 0। 2t एंड t टोटल होगा आपके पास में 5t शुड बी इक्वल टू 200, तो t आपके पास निकल के आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। एक बार आपके पास में जंक्शन टेम्परेचर आ गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको वापस इसके अंदर पुट कर दीजिए। इसके अंदर आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही थी 4 2 8, 8 इंटू 60, ये बेसिकली बन जाएगा 0.02 इंटू 4 इंटू -60। -60 का सिंपल सा मतलब ऐसा है कि करंट आपने बाहर की तरफ माना था वो अंदर की तरफ आ रहा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो ये 60 के बराबर आएगा अपॉन 46 आपने कैंसिल कर ही दिया है, तो 6 4 24 इंटू 2 ये हो जाएगा 48 और पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4.8 कैलोरीज पर सेकेंड, 4.8 कैलोरीज पर सेकेंड ये आपके पास आएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक बार वापस जरूर डेटा देख लें कि किस तरह से आपसे पूछा गया है। आपसे 4.8 आंसर नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 4.8 अपॉन 10 कितना आएगा, मतलब x अपॉन 10 कितना आएगा। तो आपके पास हीट निकल के आई है, हीट रेट फ्लो आपके पास निकल के आया है 4.8। इस 4.8 को आपको x बाय 10 की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो x आपके पास आएगा 48 के बराबर। सो 48 इज द करेक्ट आंसर, ये आपको पुट करना है, तो 48 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? तो यूनिट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बाकी बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, नॉर्मल किरचॉफ लॉ वाला क्वेश्चन है। Time period of oscillation of a simple pendulum is t is equals to 2 pi under root L by G. Measured value of L is 20 centimeters. Known to 1 mm accuracy. वैसे इस क्वेश्चन में 1 mm accuracy बताने की उसको जरूरत नहीं भी थी, ये सिर्फ आप इस 20 सेंटीमीटर्स को देख के भी कर सकते थे कि लास्ट वाली डिजिट बता रही है वो बता रही है कि लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 mm. And time for 100 oscillations of the pendulum is to be 90 seconds. तो टोटल टाइम आपको बता दिया गया है 90 सेकेंड्स के बराबर है। यूजिंग अ रिस्टवॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन बेसिकली लीस्ट काउंट अगेन आपको बता रहा है कि टाइम का लीस्ट काउंट है आपके पास 1 सेकेंड। द एक्यूरेसी ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज, एक्यूरेसी पूछ रहा है, बेसिकली वो एरर के बारे में पूछ रहा है कि कितना एक्यूरेसी है, कितना प्रिसिशन है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर तक आपको उसको लेके जाना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम के लिए आपको पता है, दिस इज वेल नोन, 2 पाई अंडर रूट L बाय G। आपको G में एक्यूरेसी निकालनी है तो फॉर्मूले को G के टर्म में लिखें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर L बाय G आएगा, तो G निकल के आएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू L ओवर t स्क्वायर, ये निकल के आएगा। हमें इसमें प्रिसिशन निकालना है, बेसिकली एरर निकालना है, तो आप इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दीजिए, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं कि डेल्टा जी बाय जी दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी ओवर टी। एरर में आप ध्यान रखें, अगर ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है तो ये प्लस आएगा। क्लियर? डेल्टा जी यही हमको निकालना है, डेल्टा जी ओवर जी इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल उसमें बता ही दिया गया है कि 1 mm एक्यूरेसी तो पता है, वैसे भी हमको पता था कि 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट। ध्यान रहे 1 mm एक्यूरेसी बोला गया है, लेकिन आपको पुट जो भी करना है सेम यूनिट्स में करना है। तो या तो अगर आप इसको अगर mm में पुट कर रहे हैं तो नीचे भी mm में पुट कीजिए, इसको अगर सेंटीमीटर पुट कर रहे हैं तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी के लिए हमको बताया गया है रिस्ट वॉच की लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड के बराबर, अपॉन, अब यहाँ पर मेन खेल आता है, ऑसिलेशंस बताए गए हैं, 100 ऑसिलेशंस हुए हैं और 100 ऑसिलेशंस में 90 सेकेंड्स लगे। अब अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो 90 अपॉन 100 करना चाहिए हमको, 90 अपॉन 100 करेंगे तो 0.9 सेंटीमीटर आपको 0.9 सेकेंड आपको टाइम पीरियड पुट करना चाहिए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं इसलिए करना है क्योंकि आप सोचिए आपने क्या किया होगा इस एक्सपेरिमेंट में। आपने एक बार स्टॉप वॉच चालू करी होगी, पेंडुलम ऐसे ऑसिलेशन किया होगा,
100 ऑसिलेशन उसने ऐसे किए, जैसे ही 100 ऑसिलेशन खत्म हुए आपने स्टॉप वॉच को बंद किया। तो एरर आने के चांसेस कितनी बार आए? आप बोलोगे सर एक ही बार आया। एरर बेसिकली क्या होता है, दो डिविजन्स के बीच में जो मैक्सिमम एरर आ सकता है, तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में इतना ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। अगर 1 सेकंड का ये है तो लीस्ट काउंट जो है वो 1 सेकंड है, 1 सेकंड का ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर है इन टोटल 90 सेकंड्स। पूरे ड्यूरेशन में एक ही बार तो आपने बंद चालू किया है क्लॉक को, तो एक ही बार एरर आएगा पूरे 90 सेकंड्स में, तो दिस इज 90 सेकंड्स। इसको आप 100/90 डालने की, 90/100 डालने की गलती ना करें, इसीलिए क्वेश्चन हमेशा दिया जाता है। अब डेल्टा जी बाय जी, बाकी सब वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, 1/200 प्लस 2/90, इसको आप ऐड करेंगे तो रफली आएगा 1800, 90 प्लस 200, 90 प्लस 400, तो ये हो गया 490। एक्यूरेसी आपको बतानी है, ठीक है। तो 490/1800, एक्यूरेसी जनरली हमेशा परसेंटेज में बताई जाती है, तो परसेंटेज में अगर आप एक्यूरेसी आपसे पूछी गई ना, तो 490/1800, 490/1800 तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली ये वैल्यू कुछ 600/1800 होती है, तो 33% बनती है। अभी 500/1800 बन रही है, तो ये रफली 2.5 से तो कुछ बड़ी वैल्यू आ रही है, 2.7 समथिंग 2.7 के आसपास बन रही है। तो राउंड ऑफ अगर आप इसको करेंगे तो ये 3% निकल के आएगा। 3% विल बी द एक्यूरेसी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है 3%। क्लियर? Question number 24. Given that integration dx upon root 2 ax plus minus x square is equals to a to the power n sin inverse x minus a upon a. काफी लोगों को ये क्वेश्चन देखकर याद आ गया होगा, थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन है, अलग अलग फॉर्मेट्स में बार बार पूछा जाता रहा है। तो dx upon अंडर रूट ऑफ 2ax minus x square is equals to a to the power n sin inverse x minus a upon a, ये आपको दिया गया है। अब डायमेंशनली अगर आप बात करेंगे तो x और a, जो x का डायमेंशन होना चाहिए वही a का डायमेंशन होना चाहिए, जो x का डायमेंशन होना चाहिए वही a का डायमेंशन होना चाहिए। तो ये टोटल क्वांटिटी जो है ये डायमेंशनलेस बन रही होगी। ये टोटल क्वांटिटी अगर डायमेंशनलेस बन रही होगी तो x और a का डायमेंशन सेम है, x और a का डायमेंशन यहाँ पर भी सेम आना चाहिए। क्वेश्चन में उसने भले ही बोल दिया है a इज कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट भी कोई डायमेंशन वाला हो सकता है। अब ये दोनों जो हैं इनका डायमेंशन सेम है, ax और x का डायमेंशन सेम है, तो मैं इसको डायमेंशनली एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का डायमेंशन भी कुछ ना कुछ x का ही बन रहा होगा, तो ये बेसिकली dx बाय x, ये एक्सप्रेशन जो है इसको मैं रिड्यूस करके dx बाय x लिख सकता हूं। a और x का डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशनली मैं इसको लिख सकता हूं कि x के बराबर है। कैलकुलेशन करते वक्त ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन डायमेंशन में ऐसा कर सकते हैं। इनका दोनों का डायमेंशन अगर एक्स स्क्वायर के बराबर है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कुछ अंडर रूट एक्स स्क्वायर बनेगी, तो ये x बन जाएगा। इंटीग्रेशन dx ओवर x, तो ये बेसिकली x की पावर -1 का इंटीग्रेशन बन रहा है, x की पावर -1 का इंटीग्रेशन बनेगा x टू द पावर 0 प्लस सम कांस्टेंट x टू द पावर 0, दिस शुड बी इक्वल टू a टू द पावर n साइन इनवर्स ऑफ ये पूरी क्वांटिटी। इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या बन रहा है, तो दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। तो ये a टू द पावर n और x टू द पावर 0, a और x का डायमेंशन भी सेम आ रहा है, x और a का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी अंदर वाली क्वांटिटी डायमेंशनलेस बनेगी। तो a और x का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, इसका मतलब n की वैल्यू बन के आएगी 0। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चंस में कई बार यहाँ पर x दिया हुआ होता है, तो वहाँ पर कुछ शायद 1 वैल्यू बन के आएगी। Last question, question number 25. A diatomic ideal gas is compressed adiabatically to 1/32 of its initial volume. Adiabatically आपने compress किया है diatomic gas को, ठीक है, 1/32 of its initial volume. If initial temperature of the gas is T and the final temperature of the gas is A times T, ये A times T है, the value of A कितना निकल के आएगा, ये आपको बताना है। अब आपको प्रोसेस दिया गया है, एडियाबैटिक डायटोमिक गैस दी गई है। डायटोमिक गैस के लिए गामा आपको पता है कि डायटोमिक गैस के लिए निकल के आता है 7/5 के बराबर। इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T एंड फाइनल वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपको इसमें रिलेशन लगाना है, तो बेसिकली Tv टू द पावर गामा -1 शुड बी इक्वल टू T2v टू द पावर गामा -1। टेम्परेचर इनिशियल वाला कुछ मान रखा है T के बराबर है, अगर इनिशियल वॉल्यूम थी V इनिशियल, मैंने कुछ मान ली कि पावर गामा -1, दिस शुड बी इक्वल टू T2 है, आपको दे रखा है
A टाइम्स T है इंटू V2 दे रखा है 1/32 इंटू V की पावर गामा -1। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, V की पावर गामा -1 से V की पावर गामा -1 कैंसिल हो जाएगा, तो A निकल के आएगा 32 की पावर गामा -1, गामा -1 इज 7/5 -1, 7/5 -1 ये निकल के आएगा 32 टू द पावर 2/5। 32 टू द पावर 2/5 का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 टू द पावर 4, तो A विल कम आउट टू बी 4। A is equal to 4. Okay, so these were all the questions. Thank you for joining in. Relatively अगर पेपर आप देखें तो ईजियर साइड पर ये पेपर था और जानबूझकर ईजियर साइड पर ही रखा गया है। अगर आप देखें लास्ट ईयर का जेई का भी पेपर जो था वो रिलेटिवली ईजियर साइड पर ही था, तो आपको थोड़ा बहुत पेपर का आइडिया लेना आना चाहिए कि ये पेपर आसान है या मुश्किल है, इसमें मैं मैक्सिमाइज कितना स्कोर कर सकता हूँ अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। जितना ज़्यादा आप स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए